नमस्कार, मैं विकास रावत ओसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए ओसीआई एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जीएस श्रृंखला के बीच लेकर आपके बीच उपलब्ध हुई है। उसी जीएस श्रृंखला का एक अगला वीडियो आपके सामने उपलब्ध है। आशा है कि आपकी तैयारी में ये रामबाण की तरह सिद्ध होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन। सबसे पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान दीजिएगा। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण निम्नलिखित में कौन है? कहने का तात्पर्य यह है क्वेश्चन का कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक संविधान में किसे माना गया है। तो याद रखिएगा, संविधान के किस भाग में है मौलिक अधिकार? तो याद रखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार है। कौन से विभाग में? भाग 3 में। और कहा जाता है आर्टिकल 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो याद रखना है, जो मौलिक अधिकार हैं उन मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे माना गया है। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 32 जो है 32 अनुच्छेद 32 जो है, ये इस बात की घोषणा करता है कि मौलिक अधिकारों या संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसी में दिया गया है और तथा इसी को भारतीय संविधान की आत्मा घोषित किया गया है। किसी भी व्यक्ति के यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक, तो याद रखना है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण किसे माना जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा आपका न्यायपालिका को। क्लियर है? चलिए बताइए, मौलिक अधिकार जो है कहां से लिए गए हैं? अगर बात करें मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का जो समावेश किया गया है कहां से किया गया है? किस देश के संविधान से हमने इनको लिया है? तो याद रखिएगा, अमेरिका से मौलिक अधिकारों को हमने अपने संविधान में लिया है। इसके बारे में याद रखना। ठीक, चलिए अगली चर्चा करें, ध्यान दें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका न्यायपालिका। चलिए अगला है सरदार धाम। याद रखिएगा, सरदार धाम भवन कहां स्थित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सरदार भवन जो धाम है कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा, सरदार भवन अहमदाबाद में स्थित है। कहां पर है? आदरणीय प्रधानमंत्री ने 2023 में सरदार भवन की आधारशिला या सरदार भवन का उद्घाटन किया था। तो इसके बारे में याद रखना, सरदार भवन या सरदार धाम भवन जो है कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा, अहमदाबाद में स्थित है। चलिए, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके हो गए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टैंडर्ड प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। गौर फरमाइएगा, कौन इन 4 ऑप्शन में से कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो भारतीय संविधान में नहीं है? तो उसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। तो संसदात्मक सरकार, बताइए, भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो बिल्कुल है, ये तो ठीक हो गया। इसके अलावा अध्यक्षात्मक सरकार है। अगला ऑप्शन है स्वतंत्र न्यायपालिका है और संघात्मक सरकार है। तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अध्यक्षात्मक प्रणाली या अध्यक्षात्मक सरकार भारत में नहीं है। इसके बारे में याद रखना है, अध्यक्षात्मक सरकार नहीं होती है। याद रखना है, भारत में संसाधनात्मक व्यवस्था है, स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है और याद रखना संघात्मक सरकार का प्रावधान किया गया है। अध्यक्षात्मक प्रणाली भारत में नहीं है। क्लियर है? याद रखना। क्या होता है अध्यक्षात्मक? तो याद रखिए, संसार में 2 व्यवस्थाएं हैं। संसार में 2 व्यवस्थाएं कौन कौन सी हैं? एक व्यवस्था होती है संघात्मक, एक होती है संघात्मक व्यवस्था और दूसरी होती है अध्यक्षात्मक, या दूसरी कह सकते हैं आप, दूसरी होती है एक संघात्मक और दूसरी होती है एकात्मक। दूसरी याद रखिएगा, दूसरी होती है एकात्मक व्यवस्था। एकात्मक व्यवस्था, पूरी दुनिया में किसी ने संघात्मक व्यवस्था को अडॉप्ट किया है तो किसी ने एकात्मक व्यवस्था को। ठीक, और कहा जाता है संघात्मक व्यवस्था जो है वो यूएसए, इसका जनक कौन माना जाता है? तो यूएसए माना जाता है, जबकि एकात्मक व्यवस्था का जो जनक है वो माना जाता है ब्रिटेन।
कौन माना जाएगा? ब्रिटेन। तो याद रखना भारत ने संघात्मक व्यवस्था ली है। संघात्मक व्यवस्था क्या होती है? जहां पर शासन के दो स्तर हों, सरकारों के दो स्तर हों, एक राज्य सरकार और एक केंद्र सरकार। तो याद रखना वो व्यवस्था कहलाती है संघात्मक व्यवस्था। भले ही इसका जनक यूएसए है, लेकिन भारत ने यूएसए का मॉडल ना लेकर भारत ने संघात्मक व्यवस्था को लिया है, लेकिन हमने लिया है कहां की? कनाडा से। संघात्मक व्यवस्था कहां से ली है? कनाडा से। जबकि संघात्मक का जनक पूछे तो याद रखना यूएसए है, और एकात्मक का जनक कौन है? तो ब्रिटेन है। तो भारत ने एकात्मक नहीं लिया है, संघात्मक लिया है। संघात्मक के साथ क्या होता है? संघात्मक के साथ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है, जबकि एकात्मक के साथ याद रखना है संसदीय शासन प्रणाली होती है। तो भारत में आपको पता है संसदीय शासन प्रणाली है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, संघात्मक व्यवस्था है, बस क्या नहीं है? अध्यक्षात्मक प्रणाली नहीं है। ये अमेरिका में है, लेकिन इसी वजह से हमने अमेरिका का संघ ना लेकर हमने किसका लिया है? कनाडा का। तो याद रखना है ये, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा कि भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था नहीं है? तो आपको बता देना है, क्या बताना है? कि अध्यक्षात्मक प्रणाली भारत में नहीं है। चलिए नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है? ध्यान दें थोड़ा सा। अगर हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करें तो गौर से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार जीएस का हिस्सा रह चुका है। सुनो ध्यान से, चर्चा हुई है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर एक केबल होती है जिसमें क्या होता है? सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। तो कहा जाता है एक स्थान दूसरे स्थान पर जब सूचना हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजते हैं, ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से ही उसको भेजा जाता है। तो याद रखना कौन सी घटना का उपयोग करते हुए ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन याद रखना है, क्या लिखा है? परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यही इसका क्या है? सही उत्तर है। तो याद रखना निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? तो ऑप्टिकल फाइबर में याद रखना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन फिजिक्स की एक अवधारणा है, ध्यान दीजिएगा। इससे और क्या क्या होता है अगर तुमसे पूछे तो पूर्ण आंतरिक पराघटना में हीरे का चमकना, हीरे का चमकना, ये पूछेगा आपसे हीरे का चमकना, जो हीरा में चमक होती है, हीरा चमकता है, किस कारण से चमकता है? तो आपको बताना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगर तुमसे कहें मरुस्थलों में जो मरीचिका दिखाई देती है वो किसके कारण होती है? तो मरुस्थलों में मरीचिका भी याद रखना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही संभव होता है। तो इसके बारे में याद रखना, ये फिजिक्स का है, कई बार पूछा गया है, तो इसको आप बता देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। फिर से फिजिक्स का क्वेश्चन है कि एक वस्तु दो समांतर दर्पणों के बीच में, अगर कोई वस्तु है और उसके सामने दो समांतर दर्पण लगाए गए हैं, तो अगर एक वस्तु दो समांतर दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या बताइए। पूछा गया है कि एक वस्तु दो समांतर दर्पणों के बीच में रखी है तो प्रतिबिंब कितने बनेंगे? याद रखना है ऐसी कंडीशन में अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, याद रखना। समझ में आई बात? तो एक वस्तु दो समांतर दर्पणों के बीच में रखी होगी तो याद रखना हमेशा दर्पण कैसे, जो प्रतिबिंब होंगे वो कैसे होंगे? अनंत होंगे। क्लियर है? चलिए आगे चर्चा करें। ये पूछा गया है कई बार, तो इसको थोड़ा सा याद रखना। अगली चर्चा है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा बुलेट प्रूफ जैकेट की बात हो रही है, बुलेट प्रूफ वस्त्र की बात हो रही है। कौन सा बहुलक? तो याद रखना है बेकेलाइट, इसका नहीं होगा। टेफलॉन इसका नहीं होता। टेफलॉन वगैरह का तो आपको पता होगा कि जो हमारे जो किचन के बर्तन होते हैं उनमें भी इसका प्रयोग किया टेफलॉन का, है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पॉलीएमाइड। याद रखना है सही उत्तर क्या हो जाएगा? पॉलीएमाइड। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? तो याद रखना है पॉलीएमाइड। चलिए नेक्स्ट अगली चर्चा करें। लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है? ध्यान दीजिएगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है? तो ध्यान रखें, अगर तुमसे बात करें कि एलपीजी का जो मुख्य अवयव है वो क्या है, ध्यान दो थोड़ा सा। चलिए,
तो पिछली वीडियो में भी इसकी चर्चा हुई थी। याद रखना है इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये इसका सही उत्तर है। एलपीजी में, लिक्विड पेट्रोलियम गैस में मुख्य अवयव कौन सा होता है? तो इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, याद रखना। नेक्स्ट चलिए, मानव शरीर का भार। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का भार होता है, पहला है ध्रुवों पर अधिकतम, दूसरा है पृथ्वी की सतह पर सब जगह समान, विषुवत रेखा पर अधिकतम, और मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन मानव शरीर से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें बायोलॉजी का प्रयोग किया गया है, भूगोल का। हमको पता है कि हमारी पृथ्वी का जो आकार है, वो आकार थोड़ा सा ध्रुवों पर चपटा है। ध्रुवों पर चपटे होने के कारण कहा जाता है कि जो आपकी पृथ्वी के केंद्र से जो दूरी है, वो भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर क्या होती है? कम होती है, जिसके कारण जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स है वो ज्यादा होता है। और याद रखना, ध्रुवों पर व्यक्ति का जो भार होगा वो क्या हो जाएगा? ज्यादा महसूस होता है। अगर कोई व्यक्ति भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाता है तो उसके भार में क्या हो जाती है? वृद्धि होती रहती है। अगर कोई व्यक्ति भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएगा तो आप देख रहे होंगे लगातार ध्रुवों की जो दूरी होती है सेंटर से वो कम होती जाती है। इसीलिए याद रखना, ध्रुवों पर जो भार होता है मनुष्य का वो अधिकतम होता है। याद रखना, भार और द्रव्यमान में अंतर है। भार क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। द्रव्यमान एक्चुअल वैल्यू होती है, जबकि पृथ्वी पर वस्तु के द्वारा या व्यक्ति के द्वारा जो लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसको हम भार कहते हैं। तो भार याद रखना, भार परिवर्तनशील होता है। कई बार आपने सुना होगा चंद्रमा पर मनुष्य का भार कितना हो जाता है, होता कि नहीं? तो याद रखना, भार परिवर्तित होता है। तो याद रखना, पृथ्वी पर अगर कोई व्यक्ति विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाता है तो भार हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा, प्रतीत होगा। इसके बारे में भी याद रखिएगा। चलिए, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा करें। क्लियर है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आप बता दीजिएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर तो आप बताइएगा, इसका सही उत्तर जो है ध्रुवों पर भार अधिकतम हो जाएगा, जबकि पृथ्वी की सतह पर सब जगह समान ऐसा नहीं होता है, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। याद रखना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? याद रखिए, जब कोई व्यक्ति श्वसन करता है तो श्वसन के दौरान जब ऑक्सीजन को अपने लंग्स तक ले जाता है, तो लंग्स के ले जाने के बाद जो मानव शरीर का ऑक्सीजन होता है वो लंग्स से ब्लड के माध्यम से कहा जाता है कोशिकाओं तक पहुंचता है। और कोशिका में एक संरचना होती है जिसको माइट्रोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया में जब ऑक्सीजन को भेजा जाता है, और याद रखना जब ग्लूकोज को भेजा जाता है, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया में ही एनर्जी बनाई जाती है। एनर्जी कैसे बनती है, उसी पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान दो थोड़ा सा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो उत्तर हो जाएगा आपका एटीपी टू एडीपी। याद रखना, क्या आंसर हो जाएगा? उत्तर आपका हो जाएगा एटीपी टू एडीपी। याद रखना, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। तो जब कभी किसी पायरोबिक अम्ल के अणु से क्या होता है, एडीपी के दो अणु बनते हैं, उससे एटीपी में जब एटीपी से एडीपी में ट्रांसफर होता है तो अधिकतम ऊर्जा प्रदान होती है। तो याद रखना, एटीपी से एडीपी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। आगे है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ संस्थान दिए गए हैं, दूसरी तरफ उसके स्थापना वर्ष दिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले याद रखना है भातखंडे संगीत संस्थान। उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण क्या है? संगीत संस्थान है, जिसको हम भातखंडे के नाम से जानते हैं। याद रखना है, भातखंडे की स्थापना 1926 में ही हुई थी। बिल्कुल सही सुमेलित है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। राज ललित कला अकादमी, याद रखिएगा, ये कहां कब बनाया गया था? तो याद रखना, ये बनाया गया था 1962 में। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी, याद रखना 1963 में बना था। और भारतेंदु नाट्य अकादमी, ये 1900, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, 1975। याद रखना, ये कब बना था? 1975 में। ध्यान दो एक बार, भातखंडे संगीत संस्थान अगर चर्चा करें तो 1926 है ना। अगर राज ललित कला अकादमी की बात करें तो याद रखना है 1962। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी की बात करें तो याद रखना है 63।
और भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी की बात करें तो याद रखना है 1975। क्लियर है, ध्यान से सुनो। तो कौन सा हो जाएगा, पहले का 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3 और चौथे का 4। तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखना। अब बताइएगा, भातखंडे, भारत नहीं है एक्चुअल में, भात है, भातखंडे संगीत संस्थान, भातखंडे संगीत संस्थान का मुख्यालय कहां पर है? तो याद रखना यूपी में लखनऊ में है। कहां पर है? लखनऊ में। राज ललित कला अकादमी का मुख्यालय कहां पर है? तो इसके बारे में भी याद रखना, ये प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही इसका क्या है? मुख्यालय है। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी का मुख्यालय कहां पर है? तो ये भी याद रखिएगा, ये भी आपका कहां पर है? लखनऊ में है। और भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी का मुख्यालय याद रखना, जो 1975 में बना था, इसका मुख्यालय भी कहां पर है? लखनऊ में। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जरूर परीक्षा में पूछा जाता है, यूपी में होने वाली समस्त परीक्षाओं में एक आध क्वेश्चन इससे जरूर आता है, तो इनको बहुत ध्यान से रखना। इसके मुख्यालय कहां पर है और इनकी स्थापना वर्ष है, तो एक स्थापना वर्ष बिल्कुल सीक्वल दी हुई है ना, तो इसको थोड़ा सा याद रखना, सीरियस लेना इसको, ये पूछा जाएगा आपसे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ाएं। भारतीय पत्रिका है कल्याण, कल्याण का प्रकाशन कहां से होता है? तो याद रखना है, कल्याण का प्रकाशन जो है वो गोरखपुर से होता है। कहां से होता है? गोरखपुर। तो याद रखना, पत्रिका है आपकी कौन सी? कल्याण, और कल्याण का प्रकाशन कहां से होगा? तो गोरखपुर से होता है, याद रखना। चलिए ध्यान दें, गोरखपुर, गोरखपुर किस नदी के किनारे है? बताना है नदी कौन सी है। और याद रखना इसमें एक चर्चा और महत्वपूर्ण होती है, मेला कौन सा लगता है यहाँ पे? तो मेला याद रखना, गोरखपुर में एक मेला लगता है जिसका नाम है खिचड़ी मेला। कौन सा मेला? खिचड़ी मेला। कहाँ लगेगा? तो बता दीजिएगा। खिचड़ी मेला जो है ये गोरखपुर में लगता है, और किस नदी के किनारे है? तो याद रखना है, हम सभी को पता है कौन सी नदी है? राप्ती नदी है। कौन सी नदी है? राप्ती नदी के तट पर बसा है आपका गोरखपुर। और याद रखना है, गोरखपुर में ही कल्याण पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। चलिए, महान संत तिरुवल्लुवर किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? तो याद रखना है, तिरुवल्लुवर जो थे किस भाषा के महत्वपूर्ण कवि थे? तो ये तमिल भाषा के। कौन सी भाषा के? तमिल भाषा के महत्वपूर्ण कवि थे। कौन? तो याद रखना है, महान संत तिरुवल्लुवर किस भाषा के थे? तो याद रखना, साउथ के थे, संगम काल के, याद रखना। चलिए नेक्स्ट, अगला है, निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दो। ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल या जिलों का जो क्षेत्रफल है यूपी के, उनसे क्वेश्चन पूछा गया है। कहा गया है आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। तो आरोही क्रम में सबसे जो बढ़ता हुआ क्रम बताना है, मतलब उससे छोटा, फिर थोड़ा उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो याद रखना है, आरोही माने बढ़ता हुआ क्रम। तो याद रखना है, आरोही क्रम की अगर बात करें तो ये जटिल प्रश्न है, इसको ध्यान से समझो। इसमें है क्या कि अक्सर क्या होता है, जब हम लोग तैयारी करते हैं तो तैयारी के दौरान हम लोग एक तो बड़ा जान जाते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा कौन सा है, और क्षेत्रफल की दृष्टि में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे छोटा है। तो याद रखना, सबसे बड़ा हमें पता है कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि में, लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि में सर्वाधिक बड़ा, तो याद रखना लखीमपुर है। और सबसे न्यूनतम कौन सा है? तो न्यूनतम की बात होती है, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला, तो उत्तर हो जाता है कौन सा? हापुड़। हापुड़ है। लेकिन ना तो इसमें कहीं पे आपको हापुड़ दिखाई दे रहा है और ना ही पे आपको लखीमपुर। इसीलिए हमेशा जब तैयारी कर ही रहे हैं तो थोड़ी सी ज्यादा तैयारी किया करो, थोड़ी सी एक दो लाइनें आगे पढ़ा करो। तो लखीमपुर जो है ये उत्तर प्रदेश का भले ही क्या है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, लेकिन दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला याद रखना है सोनभद्र होता है। कौन सा है? यूपी का दूसरा जिला कौन सा है? पहला हो गया आपका लखीमपुर खीरी, दूसरा है सोनभद्र। तो याद रखिए, इनमें सोनभद्र कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, तो एक तो है ये सोनभद्र, क्योंकि अपन को आरोही वाला चाहिए, और ये सोनभद्र, ये। तो याद रखना है, यहाँ पे सोनभद्र की चर्चा होती हुई दिख रही है, और यहाँ पर चारों ऑप्शन में सोनभद्र है, लेकिन कहा गया है आरोही। आरोही माने सबसे बड़ा, तो याद रखना है आरोही माने सबसे बड़ा है, तो सोनभद्र ये नहीं माना जाएगा, ये नहीं माना जाएगा। सबसे बड़ा सबसे लास्ट में, दो ऑप्शन आपके पास बचे हैं। अब याद रखना है, छोटे की बात करें तो सबसे छोटा हापुड़ है, लेकिन दूसरे नंबर पर आपका सबसे छोटा है गौतम बुद्ध नगर, और इसी से आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो याद रखना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से गौतम बुद्ध नगर इन चारों में सबसे छोटा है।
बाराबंकी, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा है फिर मिर्जापुर, और सबसे बड़ा है आपका सोनभद्र। इन चारों की अगर हम बात करें तो याद रखिए सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, सोनभद्र, और सबसे छोटा इसमें हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। इन दोनों से ही आपका उत्तर हो जा रहा था। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन एवं सबसे छोटी रात होती है? 22 दिसंबर को, तो 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है और सबसे लंबी रात होती है। तो याद रखना है 22 दिसंबर की अगर हम बात करें तो पृथ्वी पर एक रेखा है भूमध्य रेखा, एक रेखा होती है मकर रेखा, और एक रेखा होती है कौन सी, कर्क रेखा। तो याद रखना है 21 जून के दिन, कितनी तारीख को, 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें कहां होती हैं? 21 जून के दिन सूर्य की लंबवत किरणें जो होती हैं वो कर्क रेखा पर होती हैं। और याद रखिएगा 22 जून को, 22 दिसंबर को सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर होती हैं। कौन सी रेखा, मकर रेखा, और ये है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा पर ये दोनों तारीखें हैं। 21 जून के दिन सूर्य कहां होता है, कर्क रेखा पर, और 22 दिसंबर के दिन सूर्य की लंबवत किरणें होती हैं। तो याद रखना उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को बड़ा दिन होता है, लेकिन पूछा गया है कि सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को कहां होगा? तो याद रखना है मेलबोर्न में, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया में है, ये रूस में है, ये भारत के मद्रास में है, और ये कहां पर है, मैड्रिड। तो ये याद रखिएगा, इसमें से मैड्रिड, मॉस्को और मद्रास ये सब उत्तरी गोलार्ध के पार्ट हैं। दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा हो जाएगा आपका, मेलबोर्न। तो याद रखना सरल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है। बड़ा दिन कब होता है, मेलबर्न में। ये ऑस्ट्रेलिया का शहर है, ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा ही गुजरती है। बताओ कोई दिक्कत हो इसमें? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है? अगला सुने, नेक्स्ट प्रश्न है सनबेल्ट। सनबेल्ट अमेरिका में किस लिए प्रसिद्ध है? याद रखना सनबेल्ट अमेरिका में जो आप देखेंगे, सनबेल्ट किस लिए प्रसिद्ध है? तो अमेरिका को जब आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, और हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, जब हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात करते हैं, ये मान लीजिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जहां पे आपका यूएसए है, यूएसए का मैक्सिको से सटा हुआ जो भाग है, यूएसए का मैक्सिको से सटा हुआ जो भाग है, उसी को हम सनबेल्ट कहते हैं। कहा जाता है सूर्य की लंबवत किरणों का प्रभाव जिस वाले भाग में होता है वही सनबेल्ट कहलाता है। और यहाँ पे उन लोगों के लिए ये बड़ा पसंदीदा जगह होती है जिनको गर्म जलवायु पसंद होती है। तो याद रखना गर्म जलवायु वाले लोगों के लिए ये क्षेत्र बड़ा ही गजब होता है। यहाँ पर आते हैं, कुछ दिन व्यतीत करते हैं। तो सनबेल्ट एक गर्म क्षेत्र से संबंधित है। बताया किस लिए प्रसिद्ध है? तो कपास के लिए, औद्योगिक क्षेत्र के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो याद रखना किस लिए फेमस है? ये गर्म एरिया है, लोग बाग यहाँ पे पर्यटन की दृष्टि से, यहाँ पे गर्म जलवायु को पसंद जो करते हैं वो यहाँ पे थोड़ा सा समय बिताने के लिए आते हैं। चलिए, तो सनबेल्ट कहां पर है? याद रखना अमेरिका में है। अगले प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न है मोहनलाल महतो। मोहनलाल महतो वियोगी किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो याद रखना बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है मोहनलाल महतो, हालांकि निधन हो चुका है। मोहनलाल महतो वियोगी किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो याद रखना है साहित्य से। किससे जुड़े हुए हैं? साहित्य से। तो याद रखना है कवि है और साहित्य से जुड़े हुए हैं कौन? मोहनलाल महतो, याद रखिएगा। चलिए, विक्रम सेठ। विक्रम सेठ का संबंध किस क्षेत्र से है? तो याद रखना है विक्रम सेठ का संबंध किस क्षेत्र से है? तो विक्रम सेठ का संबंध भी कैसे है? साहित्य से है। तो इनके बारे में भी विक्रम सेठ का संबंध भी साहित्य से है। चलिए नेक्स्ट, स्ट्रेटेजी के नानी पालकी वाला। नानी पालकी वाला याद रखना है एक बड़े ही प्रसिद्ध भारत के क्या है? वकील रहे हैं, और सन 2002 में इनका शायद निधन हो गया है। तो नानी पालकी वाला, इनका पूरा नाम है नानी के पालकी वाला। तो नानी के पालकी वाला बहुत प्रसिद्ध प्राप्त की है, एक काय के रूप में? वकील के रूप में। इनकी बहुत शानदार कहानी है कि ये पहले लेखक वगैरह या डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन बाद में क्या बने? वकील बने। तो याद रखिए बड़े वकील माने जाते हैं भारत के, जाने माने। ठीक, तो देखते हैं अगला प्रश्न। कागज का आविष्कार निम्नलिखित में से कहां हुआ? तो याद रखिएगा कागज का आविष्कार चीन में किया गया। कहां पे किया गया? चीन में। तो याद रखना है चीन में कागज का आविष्कार, सन भी याद रखिएगा, लगभग 1900 में कागज का आविष्कार चीन में हुआ। चलिए नेक्स्ट, अगली चर्चा करें। अरुणाचल प्रदेश राज्य का गठन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया?
महत्वपूर्ण प्रश्न है और भारतीय संविधान के संशोधन पे पूछा गया है। तो याद रखना है भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश राज्य का गठन किया गया। तो उत्तर हो जाएगा आपका 55वां संविधान संशोधन। 55वां संविधान संशोधन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया था। तो इसके बारे में याद रखना। जबकि याद रखिए ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है 52वां संविधान संशोधन। ध्यान दें 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन का संबंध कैसे है? तो याद रखिएगा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जो जोड़ी गई है वो इसी संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन ये किया गया था 1985 में, और जिसमें दल बदल से संबंधित कानून बनाए गए हैं। दल बदल से संबंधित, तो दल बदल से संबंधित 11वीं अनुसूची भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन से जोड़ी गई? तो याद रखना है 52वां संविधान संशोधन 1985। जबकि अरुणाचल प्रदेश राज्य का गठन किसके तहत हुआ था? तो याद रखना है 1986 में किया गया था, ये 1986 में, और 55वां संविधान संशोधन था। चलिए नेक्स्ट, दुबई में COP28 रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार। तो दुबई में आयोजित COP28 में रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो याद रखिए डॉक्टर अतुल शाह को। करंट अफेयर्स का पुरस्कार है, तो ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र। ध्यान दें भौगोलिक सूचना प्रणाली एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है मानचित्र। ये किसने लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र किसने लॉन्च किया? तो याद रखना है आपको पंचायती राज। कौन सा मंत्रालय है? तो इसके बारे में रखना, पंचायती राज मंत्रालय ने इसको क्या किया है? चालू किया है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आगे चर्चा है। पेशवाई को कब समाप्त किया गया? तो याद रखना पेशवाई मराठा साम्राज्य से क्वेश्चन पूछा गया है। तो पेशवाई को अगर हम सही उत्तर बताएं तो याद रखना है ये लगभग 1818 में पेशवाई समाप्त कर दी गई थी। एक युद्ध होता है थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, और ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817 से लेकर 1819 के बीच। और इस युद्ध में जो मराठा साम्राज्य के पेशवा थे उनकी पेशवाई को समाप्त कर दिया गया था। तो याद रखना है 1818 में पेशवाई क्या हो गई? समाप्त हो गई। और पेशवाई जब समाप्त हो गई तो कहा जाता है उनको पेशवा पद से हटा दिया गया, और बाद में उन्हीं को मराठा साम्राज्य का एक स्थान दे दिया गया यहाँ पे कानपुर के पास बिठूर में। तो उन्हीं के परिवारजन यहाँ आ गए, और याद रखना उन्हीं के जो पुत्र थे जिनका नाम धौंधू पंत या नाना साहब मिलता है, उन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। तो याद रखना है बाजीराव द्वितीय युद्ध में पराजित हो गए थे, और बाजीराव द्वितीय को पराजित करने के बाद उनको पेशवा पद से हटा दिया गया था। फिर बाद में उन्हीं के पुत्र, उनका नाम क्या था? नाना साहब, उन्होंने 1857 क्रांति में भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट आगे चर्चा करें। अगला प्रश्न, शिवाजी का जन्म कब और कहां हुआ था? शिवाजी का जन्म कब हुआ था तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की? तो शिवाजी के जन्म के बारे में पूछा गया है, और शिवाजी की उपाधि धारण कब की उन्होंने छत्रपति की उसके बारे में। तो याद रखना है हम सबको पता है शिवाजी का जो जन्म है ये जन्म शिवनेर में हुआ था। कहां पे हुआ था? शिवनेर में। और कब हुआ था? तो 1627। तो शिवाजी का जो टाइम पीरियड रहा है वो 1627 में उनका जन्म हुआ, और 1680 में निधन की अगर बात करें तो 1680 में उनका क्या हो गया है? निधन हो गया था। ठीक, लेकिन चर्चा की गई है जन्म की, तो एक तो उत्तर हो जाएगा 1627, तो यहां भी 1627 यहाँ पे। लेकिन पूछा गया है छत्रपति की उपाधि धारण कब की? तो याद रखना है राज्याभिषेक के दौरान। राज्याभिषेक हुआ था उनका 74 में, 1674 में। तो याद रखना है कब हुआ था राज्याभिषेक शिवाजी का? 1674 में। और कहां पर हुआ था? तो याद रखिए ये स्थान कई बार पेपर में पूछा गया है, रायगढ़ में, महाराष्ट्र में ही है रायगढ़। तो याद रखना महाराष्ट्र के रायगढ़ में ही इनका राज्याभिषेक किया गया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखना। चलिए नेक्स्ट आगे चर्चा करें। अवध निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही नहीं है? कौन सा सुमेलन सही नहीं है? आइए देखते हैं। अवध किसान सभा,
अवध किसान सभा याद रखना है, अवध में बनाई गई थी, उत्तर प्रदेश में बनाई गई थी, और इसको बनाने वाले थे बाबा रामचंद्र। तो बाबा रामचंद्र ने लखनऊ में या अवध में आप कह सकते हो किसान सभा का गठन किया था, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया था। तो यही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, इसके बारे में याद रखना। ठीक, इसका सही आंसर क्या, क्योंकि अपन को छांटना था कौन सुमिलित नहीं है। तो अवध किसान सभा बाबा रामचंद्र की थी, जवाहरलाल नेहरू इसमें एक सदस्य के तौर पे थे, लेकिन ये थोड़ा सा याद रखना। अखिल भारतीय किसान सभा में नेहरू जी थे, तो अवध किसान सभा के निर्माता कौन थे, बाबा रामचंद्र। जबकि यूनाइटेड इंडिया पेट्रोइट एसोसिएशन ये सर सैयद अहमद खां का है, ठीक है। ऑल इंडिया किसान सभा आचार्य नरेंद्र देव, ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। और रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी ये एमएन रॉय की है ना, तो महेंद्र नाथ राय या एमएन रॉय की पार्टी थी, ठीक है। अगली चर्चा है, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की। ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की। तो एक भारत में महत्वपूर्ण विद्रोह है जिसको हम कहते हैं सन्यासी विद्रोह। कौन सा विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। और सन्यासी विद्रोह के बारे में याद रखिएगा, यह विद्रोह जो है बंगाल में हुआ था। कब हुआ था, तो लगभग 1770 से प्रारंभ माना जाता है इसको। और इसका उल्लेख जो है आनंद मठ नामक ग्रंथ में मिलता है। आनंद मठ पुस्तक में इसका उल्लेख मिलता है। और उसके रचयिता कौन थे, तो याद रखना है बंकिम चंद्र चटर्जी, अर्थात उत्तर आपका सही हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक। जबकि ध्यान दें, दीनबंधु मित्र की पत्रिका है, दीनबंधु मित्र की नील दर्पण। और नील दर्पण में कौन से आंदोलन का उल्लेख मिलता है, तो नील विद्रोह। याद रखिएगा, थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। नील विद्रोह का वर्णन कहां मिलेगा, तो नील विद्रोह का मिलेगा नील दर्पण में। और नील दर्पण के रचयिता कौन थे, तो दीनबंधु मित्र। ये भी कहां हुआ था, बंगाल में हुआ था, बंगाल बिहार वाले भाग में। जबकि बंकिम चंद्र चटर्जी का कौन सा है, आनंद मठ। और इस आनंद मठ में उल्लेख मिलता है किसका, दीनबंधु मित्र का। चलिए नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोहों के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो याद रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ब्रिटिश भारत मतलब जब भारत गुलाम था, अंग्रेजों के अधीन था, उस समय जो विद्रोह हुए हैं उनके संदर्भ में एक शब्द आता है कल्लार जो शब्द है, कल्लार नाम से जाने गए लोग किन निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र से संबंधित थे। तो याद रखना है, एक इनका सही उत्तर हो जाएगा मदुरई। एक्चुअल में ये तमिलनाडु वाले एरिया में होते थे, तमिलनाडु में। और आपके ऑप्शन में ये महाराष्ट्र है, कोल्हापुर, मिदनापुर बंगाल हो गया, रंगपुर गुजरात हो गया। तो उत्तर आपका मदुरई हो जाएगा इसी वजह से, क्योंकि ये कल्लार नामक जो आंदोलन किया गया था या जो जनजाति लोग थे वो यहीं पर थे तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु इसका सही उत्तर हो जाएगा, अर्थात एक ही विकल्प है मदुरई। तो आपका उत्तर हो जाएगा कौन सा, मदुरई। चलिए नेक्स्ट, आगे कालीदी या कीलादी कौन सी साइड है, कीलादी साइड। ध्यान दीजिएगा, कीलादी जो साइड है, कीलादी साइड का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो कीलादी साइड का संबंध याद रखना है किस राज्य से है, तो ये भी तमिलनाडु से है। इसके बारे में देखना, कीलादी है क्या एक्चुअल में, समझो ध्यान से। एक कीलादी स्थान है और इस कीलादी में पुरातत्व विभाग ने जो पुरातत्व विभाग है भारत का, इसने कुछ अवशेष ढूंढे हैं। पुरातत्व विभाग ने कुछ अवशेष ढूंढे हैं और इस अवशेष के कारण ये देश में चर्चा में रहा था। तो याद रखना कहां का है, तो कीलादी साइट याद रखना तमिलनाडु में है। चलिए नेक्स्ट, आगे प्रश्न की चर्चा करें। अगला प्रश्न है, यदि देश का, ध्यान दें, यदि देश का 20% या इससे अधिक क्षेत्र मानसून के मौसम में वर्षा की कमी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं। याद रखना, यदि देश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की 10% या 20% या उससे अधिक क्षेत्र अगर बरसात के मौसम में भी सूखा रह जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे हम सूखा बर्फ घोषित कर देते हैं। याद रखना, ये कंडीशन है। एक्चुअल में है क्या, तो यहां तो 20% दिया है, कंडीशन है 10%। 10% या उससे अधिक क्षेत्र में सूखा रह जाता है, बरसात के मौसम में वर्षा नहीं होती है, तो उसे हम लोग सूखा बर्फ घोषित कर देते हैं। याद रखिएगा, ये
इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपसे। चलिए अगली चर्चा है, ध्यान दें थोड़ा सा, ध्यान दें क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश के किस शहर में, उत्तर प्रदेश के किस शहर में तमिल संगमम, याद रखिए ये संगमम है और ये सेकंड हुआ है इस बार, तो काशी में काशी तमिल संगमम दूसरे चरण की शुरुआत हुई है, तो काशी याद रखना कहां पे हो जाएगा, बनारस। सरल प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है सुंदरबन में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, सुंदरबन या मैंग्रोव वन कहां पाए जाते हैं, तो उत्तर हो जाएगा आपका डेल्टाई, जो डेल्टाई क्षेत्र है पश्चिम बंगाल में, वो वहीं पर कहां पे हो जाएगा, ध्यान दें थोड़ा सा, डेल्टाई क्षेत्र पश्चिम बंगाल। तो सुंदरबन याद रखना है, सुंदरबन जो है वास्तव में एक डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा जो भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। और याद रखना है सुंदरबन जो है, सुंदरबन जो डेल्टा है, इस डेल्टा में सुंदरी नामक मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, और उस सुंदरी मैंग्रोव वनस्पति के कारण ही इसका नाम सुंदरबन हुआ है, और ये पश्चिम बंगाल में है। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न, विश्व में अधिकांश न्यूज प्रिंट निम्नलिखित में से कहां से आता है, तो याद रखना है इसका सही उत्तर हो जाएगा शंकुधारी वृक्ष वनों से। है क्या मतलब, जो अखबारी कागज होता है, अखबारी कागज सबसे ज्यादा कहां से आता है, तो याद रखना है अखबारी कागज सबसे ज्यादा शंकुधारी वृक्षों से प्राप्त होता है। क्यों, क्योंकि ये बहुत मुलायम होती है, ये बहुत क्या होती है, मुलायम होती है, और इस मुलायम की ही वजह से इससे क्या होता है, कागज का निर्माण हो पाता है। क्लियर है। तो शंकुधारी जो वृक्ष होते हैं ये थोड़े से मुलायम लकड़ी के होते हैं, तो ऐसी मुलायम लकड़ी का उपयोग हम कागज बनाने में करते हैं। और एक बात और ध्यान रखना कि कनाडा इसका भाई साहब बड़ा क्षेत्र है, क्योंकि कनाडा देश में लगभग 60% क्षेत्रफल पर, कनाडा के कुल क्षेत्रफल के लगभग 60% क्षेत्र पर क्या है, 60% क्षेत्र पर क्या पाया जाता है, शंकुधारी वृक्ष पाया जाता है। तो एक बहुत बड़ा निर्यातक देश है कौन, कनाडा, अखबारी कागज का। अगला सुनिए, निम्नलिखित में से अगले प्रश्न की ओर ध्यान दें। अगले प्रश्न की अगर हम चर्चा करें तो लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ये पूछा गया है कौन सही सुमेलित नहीं है, तो आइए देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। सबसे पहले है रेडक्लिफ। हम जानते हैं 15 अगस्त 1947 के भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सीमा का निर्धारण किया गया, इसको हम क्या कहते थे, रेडक्लिफ। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, सही है। अगला है मैग्नीनॉट या मैगीनॉट। मैगीनॉट भारत, फ्रांस और जर्मनी के बीच में है, बिल्कुल ठीक बात है। डूरंड रेखा जो है बांग्लादेश और भारत के बीच में है, यही आपका क्या हो जाएगा, सही, क्योंकि पूछा गया है कौन सही सुमेलित नहीं है, तो ये सही है आपका पहला, ये भी सही है। और लास्ट लिखा हुआ है हिडेनबर्ग, ये बेल्जियम और जर्मनी के बीच है, तो ये भी आपका सही है। बस यही आपका एकमात्र गलत था, तो यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर। डूरंड बताइए किसके बीच में है, तो डूरंड याद रखना है, डूरंड रेखा जो है वो वास्तव में पहले तो कहां पर थी, भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी, लेकिन अब चूंकि वो पीओके वाले भाग में हो गया तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बताते हैं, तो यही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए और कुछ बताओ, ध्यान दो थोड़ा सा। अगर हम चर्चा करें मैकमोहन रेखा की, ध्यान दें थोड़ा सा, मैकमोहन रेखा याद रखना 38वीं समांतर रेखा, 38वीं समांतर रेखा, 49वीं समांतर रेखा, ये भी क्या है, कुछ महत्वपूर्ण सीमाएं हैं। तो याद रखना है, सबसे पहले चर्चा करें मैकमोहन की, तो मैकमोहन याद रखना है भारत और चीन के बीच में है, याद रखिएगा। दूसरा 38वीं समांतर, तो याद रखना है ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में स्थित है, ये पूछी जाएगी आपसे। और 49वीं की चर्चा करें तो यूएसए और कनाडा के बीच स्थित है। तो याद रखना ये अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण पेपर में पूछी जाती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। एक तो आपके लिए 38वीं समांतर ठीक रहेगी, और 49वीं, और एक याद रखना यहाँ पे हिडेनबर्ग है जो बेल्जियम और जर्मनी के बीच में है, और एक मैगीनॉट है जो फ्रांस और जर्मनी के बीच में। चलिए नेक्स्ट, अगला है निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी
का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन का एक कारक है। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इस झुकी होने के कारण ही हमारे यहाँ पे जलवायु परिवर्तन होता है या एक फैक्टर उसका है। तो ये सही बात है। और ये कहा किसने था? तो याद रखिएगा, नाम है मिल्टन, नाम रखना मिल्टन मिलन कोलिच। क्या नाम है? मिल्टन मिलन कोलिच महोदय ने ये कहा गया था। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए अगला सुना ध्यान से। निम्नलिखित में से वह कौन सा सागर है जो भूबद्ध है? भूबद्ध का मतलब होता है झील। ऐसा कोई सागर जो स्थल, जो जिसके चारों ओर क्या हो? स्थल हो, चारों ओर से स्थल हो, बीच में भाई जल का सकरा भाग हो या जल हो, उसको हम झील कह देते हैं। तो याद रखना है इनमें से कौन हो जाएगा? तो लाल सागर, ये तो एक सीमांत सागर है। और किसका सीमांत सागर है? तो याद रखिएगा ये हिंद महासागर का है। अगर हम करें उत्तरी सागर का तो ये अटलांटिक महासागर का है। अगर हम बात करें तिमोर सागर का तो ये भी हिंद महासागर का है। लेकिन अरल सागर याद रखना, अरल सागर एक झील है और यह झील याद रखिएगा कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान पर स्थित है। कहां पर है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो याद रखना राष्ट्रपति के द्वारा। एक है आपका यूपीएससी, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। याद रखिए इसमें 9 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 9 सदस्य। तो 9 + 1 हो जाएगा, एक अध्यक्ष और 9 सदस्य होते हैं। ठीक, सदस्य संख्या कितनी है? 9 और एक हो जाएगा आपका अध्यक्ष। और इन सभी की नियुक्ति याद रखना, इन सभी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इन सभी की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। और यूपीएससी का उल्लेख आर्टिकल 315 में किया गया है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, उपराष्ट्रपति की सलाह पर, लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर, या सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर मुख्य न्यायाधीश? तो याद रखना है इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। याद रखना आपका ये आर्टिकल है, आर्टिकल 85, अनुच्छेद 85 कहता है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, लोकसभा को या संसद को आहूत कर सकता है, विसर्जन करता है और लोकसभा को भंग करता है। कौन सा आर्टिकल है आपका? 85, जिसमें कहा गया है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति क्या करेगा? लोकसभा को भंग करता है। चलिए याद रखना। और इसी वजह से लोकसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो याद रखना है संविधान का आमुख। लेकिन जब आपसे पूछे डॉक्टर अंबेडकर द्वारा, डॉक्टर अंबेडकर जी ने, डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? तो याद रखिएगा आर्टिकल 32, जिसमें कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं अंबेडकर के अनुसार। लेकिन अब किसी का नाम ना दे और केवल कहें कि संविधान की आत्मा कौन है, तो याद रखना है संविधान की आत्मा भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको कहा जाता है। याद रखिएगा आज हम लोगों ने लगभग 38 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आपसे चर्चा की। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में किसी ना किसी रूप से पूछे जाएंगे। इन पर काम करिएगा, इनको बार बार देखिएगा, पेन कॉपी लेके इसके अगल बगल में जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है उनको पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। ऐसे ही हम लोग अगले वीडियो में आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचना लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।